हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। इससे पहले भी मैंने एज ऑफ चौसर के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। आज की इस वीडियो में हम और भी ज़्यादा डिटेल में एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि द एज ऑफ चौसर कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि एज ऑफ चौसर जो है हमारा, वो ट्रांजिशन का एज था, क्योंकि इसने विटनेस करा था टू कम्प्लीटली ऑपोजिट पीरियड्स को, जो कि था एक आपका मिडाइवल पीरियड और एक था मॉडर्न यानी कि रेनेसा का पीरियड। ये ऐसा एज था जिसमें ओल्ड ऑर्डर्स या जो ओल्ड विचारधारा थी उसकी जगह नई सोच या नई विचारधारा ले रही थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो मिडाइवल माइंडसेट था लोगों का, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, वही रेनेसा इंडिविजुअलिज्म के पक्ष में था। मिडाइवल माइंडसेट फ्री थॉट्स, रीजन, स्पेकुलेशन को टॉलरेट नहीं करता था, वही प्राइवेट जजमेंट वाज द हॉलमार्क ऑफ द रेनेसा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में और थोड़े ही बहुत डिस्कशन करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि द एज ऑफ चौसर वाज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट यानी अशांत पीरियड रहा इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। इसने विटनेस करा a long succession of conflict between France and England, which are collectively known as the 100 Years of War। तो इस 100 Years of War ने इंग्लिश सोसाइटी और कल्चर के ऊपर भी एक परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ा। हालांकि ये वॉर जो था वो लंबा चला था। आई मीन ऑब्वियसली 100 years एक ह्यूज टाइम पीरियड होता है, बट ऐसा नहीं था कि ये जो युद्ध था, वॉर था, वो निरंतर हुए जा रहा था। अब इस वॉर में फ्रेंच सेना को उतना लाभ हुआ नहीं था, बिकॉज ज़्यादातर लड़ाई यहीं लड़ी गई थी। इंग्लैंड ने कैले को छोड़कर बाकी जितनी भी फ्रेंच टेरिटोरीज थी उनको खो दिया। अब 100 years के वॉर की वजह से इंग्लैंड में पार्लियामेंट काफ़ी स्ट्रांग हुआ। भले ही किंग अभी भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन लगातार होने वाली पार्लियामेंट की मीटिंग्स ने इसको इंग्लैंड की राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया। ये एक छोटी सी बदलाव या शुरुआत थी इंग्लिश मोनार्कियल पावर के सामने। अब इस 100 साल के युद्ध के कारण अंग्रेज भी उनके किंग की लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठाने पर मजबूर होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश मोनार्की को धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ त्यागनी पड़ी। इसके अपोजिट फ्रेंच मोनार्की इस युद्ध के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। इस 100 years ऑफ वॉर के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट घटना या इवेंट इस टाइम पे हुई थी, वो थी द ब्लैक डेथ। बेसिकली द ब्लैक डेथ वाज अ ब्यूबोनिक प्लेग पेंडेमिक जो 1348 में फैला था। इसने इंग्लिश पॉपुलेशन के लगभग 1/3 पार्ट को ख़त्म कर दिया। इसके वजह से वर्कर्स की डिमांड और वैल्यू में भी वृद्धि हुई। ओके, सो नाउ बिसाइड द 100 years वॉर एंड ब्लैक डेथ, द पेजेंट रिवोल्ट ऑफ 1381 भी एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। वॉर और ब्लैक डेथ ने किसानों और वर्कर्स के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं सोशल कंडीशन के बारे में। तो इस टाइम पे मॉडर्न स्पिरिट मतलब आधुनिक भावना का उदय हुआ और फ्यूडलिज्म का पतन हुआ, जिसको हम समानतावाद भी कहते हैं। तो जिनको नहीं पता ये फ्यूडलिज्म या समानतावाद क्या है, बेसिकली ये एक सिस्टम या प्रथा हुआ करती थी जिसमें कमज़ोर या समाज के निचले वर्ग के लोगों को अपने से हायर रैंक वाले यानी कि उच्च वर्ग के लोगों की नौकरी करनी पड़ती थी, जिसके बदले में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, राजा के जो पावर एंड अधिकार थे वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे, जबकि पार्लियामेंट की पावर बढ़ती जा रही थी, जिससे लोकतंत्र की भावना बढ़ रही थी।
महिलाओं की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को कमज़ोर और पावरलेस ही बताया जाता था। जो महिलाएं लोअर क्लास से बिलोंग करती थी उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता था और ज़्यादातर लड़कियों को बेच दिया जाता था। और जो महिलाएं एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से या फिर वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती थी, उनकी लाइफ का मेन गोल बस मैरिज, वेल्थ और पावर था, वो इनसे ही खुश रहती थी। Wealthy families में child marriage भी कराया जाता था. Okay, so now we are gonna discuss about the religious condition. So, in the age of Chaucer, the church become a place of corruption and materialism. ज़्यादातर जो पादरी थे वो धार्मिक कार्यों के बजाय शराब, वेल्थ और वुमेन में ज़्यादा टाइम बिताने लगे। तो लोगों का जो डिससैटिस्फैक्शन था इस स्थिति को लेकर वो काफ़ी इंटेंस था और कुछ स्पिरिटेड सोल ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाई, जिसमें जॉन वाइक्लिफ की द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड पोएट्स लाइक लैंगलैंड डी अनाउंस द ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च और साथ ही साथ अपनी टीचिंग के थ्रू क्रिश्चियनिटी को भी रिवाइव किया। इकोनॉमिकल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो चौसर के युग में समृद्ध मर्चेंट्स और कारीगरों का अ, उदय हुआ। उन्होंने यूरोपियन देशों के साथ बिजनेस किया और इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी की नींव रखी। बड़े मर्चेंट के साथ साथ छोटे मर्चेंट और कारीगरों की इम्पोर्टेंस भी बढ़ी। इस तरह इन मर्चेंट क्लास ने फ्यूडल सिस्टम को कमज़ोर किया क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड थे और पावर थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों से निकलकर इनके हाथों में चला गया। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि द एज ऑफ चौसर इज़ अ सिंगुलरली मॉडर्न एज। इट इज़ एन एज ऑफ इंटेंस सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, economical and literary activity. It is the meeting ground of the medieval and modern, the Renaissance and the Reformation, the old एंड न्यू एंड द रिलीजियस एंड सेकुलर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय।